हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10th CBSE का पेपर सॉल्व करेंगे साइंस का। ठीक है, साइंस पेपर, ठीक है, पास्ट ईयर 2024 का 2024 का। तो स्टडी डाटा गिवन बिलो, सो द फोकल लेंथ ऑफ 3 concave mirror A, B, C respectively distance of the object in front of the mirror is given. ठीक है, in which case one of the above case mirror will diminished image and justify in the two properties of the image formed in the case 2. तो अलग अलग केस दिया है, हर एक के लिए बताना है जी। तो देखो फर्स्ट केस में, केस 1, diminished images will be formed. ठीक है, मिरर ए है, इसका फोकल लेंथ ए का वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, मतलब यू दिया है -45 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो एफ 20 दिया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ एफ होता है, तो 2 × 20 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। ठीक है, तो देखो मैं कैसे बता देता हूँ। केस वन में फोकल 20 है, म्यू -45 है, तो ये फोकल लेंथ के पहले रखा है ना ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये इमेज क्या बनाएगा? डिमिनिश्ड बनाएगा। कॉनकेव मिरर है ना, तो ये आपका बनाएगा डिमिनिश्ड इमेज विल बी formed. ठीक है, this means that object of the position of the object is beyond the center of curvature, hence nature of image is real, inverted and diminished. तो देखो अगर कॉनकेव मिरर ऐसा है, ठीक है, तो ये आपका पोल होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना। तो ये डिस्टेंस 20 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 होता है। उससे भी पीछे रखा है ना ऑब्जेक्ट को, कितना? -45, तो यहाँ पे रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को, तो ये क्या बनाता है? इमेज। बताओ, यहाँ से एक पैरेलल जाता है, तो वो फोकस से पास होता है, और एक फोकस से जाएगा तो ऐसे होगा, बराबर ना। तो रियल और डिमिनिश्ड बनाता है। तो ये लिख लो, दिस मीन्स दैट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ curvature, hence nature of image is real, inverted and diminished. ठीक है, पॉज करना। तो नेक्स्ट केस देखो, केस 2 में क्या है? फोकल लेंथ का वैल्यू 15 दिया है, 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका डबल होगा, तो 2 × 15 30 सेंटीमीटर होगा, बराबर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो u का वैल्यू -30 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो ये सेम चीज पे रखा है ना ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। दिस मींस दैट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज विल बी नेचर ऑफ इमेज इक्वल टू रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, देखो इसका अगर इमेज बनाओगे, डायग्राम बनाने के लिए बोला नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ। देखो ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है ना। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 30 है और यू भी 30 है, तो सेम पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऐसे जाएगा तो फोकस से एक पार होगा और एक फोकस से जाएगा,
ठीक है ना। तो ये इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। तो इसका लिख लो, नेचर ऑफ इमेज इज इक्वल टू रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये लिख लो। फिर नेक्स्ट थर्ड केस बता दो। देखो अभी थर्ड का ए में, देखो थर्ड का ए में क्या बोला है, फोकल लेंथ दिया है 30, तो एफ का वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। दिस मीन दैट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकल लेंथ। सो नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल बनेगा जी इसमें, ठीक है। तो देखो ये आप डायग्राम बुक में देख भी सकते हो, ऐसा आपका कॉनकेव मिरर है, ये फोकस है 30 पे, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, ये आपका पोल है और ऑब्जेक्ट इसके बीच में रखा है 20 सेंटीमीटर पर, ऐसे जाएगा ना, तो ये फोकस से पार करेगा यहाँ से, और एक इमेज ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, तो इसको ऐसे इंक्रीज कर दो यहाँ, तो ये यहाँ बनेगा, समझा ना। ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इसका मतलब लिख लो, दिस मीन्स दैट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट is between pole and principal focus, ठीक है। hence nature of image is equal to virtual and erect, virtual and erect, ठीक है। तो size of image is equal to large, ठीक है। इसका ये थर्ड का ए है, बी ऑप्शन में कैलकुलेट करना है जी, उसमें दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -18 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ दिया है -12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है मिरर फॉर्मूला, ठीक है ना। ये v जो होता है इमेज डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी ये कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू डाल के, तो v कैलकुलेट करना, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, तो 1/v इज इक्वल टू 1/-12 माइनस 1/-18। यहाँ क्लियर है। तो -1/12 लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18, एलसीएम ले लो 12 एंड 18 का, 2 से करो 6, ये 9, ये 3 से करो 2 और 3, 36 आएगा ना। तो 12 चौबीस 36, 3 होगा, तो ये -3 प्लस 18 दूनी 36, 2, तो -1/36 आएगा ना, 1/v इज इक्वल टू, तो v का वैल्यू कितना है -36, समझा। तो नेगेटिव साइन दैट ऑन द सेम साइड है, मतलब लेफ्ट साइड में ही है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, तो -v ऑलरेडी माइनस में 36 है, u कितना है -18, तो 36/-18, तो ये -2 आएगा ना, 2 टाइम में कैंसिल कर दिया, तो मैग्निफिकेशन -2 आता है, ठीक है। इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। इसका नेचर लिखना है इमेज का, तो लिख लो इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये लिख लो। 7 क्वेश्चन करूंगा, उसमें क्या बोलता है,
द मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस आर नॉट वेरी प्योर, ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस जब करते हैं प्योर नहीं मिलता है, दे कंटेन इम्प्योरिटीज विच कैन बी रिमूव ड्यू टू प्योर मेटल. द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेथड इज electrolytic refining. What is the cathode and anode made up of? Iron. Refining of copper by this process. ठीक है, तो इसका बताना है जी. तो कैथोड और एनोड होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, ठीक है, कैथोड और एनोड का बना होता है. तो ये मान लीजिए आपका कैथोड है, तो कैथोड किसका बना होता है? मेड अप ऑफ प्योर कॉपर मेटल, मेड अप ऑफ प्योर कॉपर मेटल, ठीक है. और ये आपका एनोड, एनोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर कॉपर मेटल, मेड अप ऑफ इम्प्योर कॉपर मेटल, ठीक है. सेकेंड क्या है? एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट. इसके अंदर हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज करते हैं. तो एक्वस सॉल्यूशन किसका बना होता है? ये फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है. सेम सॉल्यूशन मतलब कॉपर सल्फेट का बना होगा. एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ सेम metal is used as an electrolyte, ठीक है, which is copper sulfate, CuSO4, ठीक है. थर्ड में क्या है? अगर करंट पास करेंगे, ऑन पासिंग करंट through the electrolyte, pure metal from anode ionize and dissolve into electrolyte. तो ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा तुम्हें, थर्ड का फर्स्ट वाला, ठीक है. थर्ड का फर्स्ट में क्या बोलता है? थर्ड का फर्स्ट, on passing current through the electrolyte pure metal from anode ionizes and dissolve into electrolyte. दूसरा है an equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. An equivalent amount of pure metal from electrolyte is deposited on cathode, ठीक है. तो प्योर मेटल कैथोड पे ऊपर डिपॉजिट होता है. सोलुबल इम्प्योरिटीज गोज इनटू द सॉल्यूशन. जो सोलुबल इम्प्योरिटीज है, द सोलुबल impurities go in the solution, whereas insoluble impurities settle down at the bottom of anode and are known as anode mud. ठीक है. In this way, pure metal from anode goes into the electrolyte and from electrolyte goes into the cathode.
तो इन दिस वे pure metal from anode goes into electrolyte and from electrolyte it goes into anode। ठीक है, ये लिख लो फिर आगे बढ़ो। देखो 37 का बी में क्या है जी, 37 में है बी, 4 बीकर ए, 4 बीकर ए, जिंक स्ट्रिप इज डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट, कॉपर इज ऑब्टेन्ड अलोंग विद जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका रिएक्शन लिखना है, तो ये स्टेटमेंट भी लिख लो, व्हेन जिंक strip, a zinc strip is dipped into a copper sulfate, copper is obtained along with zinc sulfate सॉल्यूशन। ठीक है, तो रिएक्शन क्या लिख सकते हैं इसको, Zn जिंक सॉलिड। ठीक है, तो इसका रिएक्शन लिख देता हूं, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट, बराबर है ना। तो देखो ये आपका जो है ना रिएक्टिव मेटल है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये आपका जिंक सल्फेट बन जाता है। कॉपर सल्फेट, Zn किसका सिंबल है, जिंक का। ठीक है, Cu कॉपर का है, यहां तक क्लियर है। तो ये Cu बाहर आ जाता है, कॉपर। ठीक है ना, तो ये आपका मोस्टली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन एन एलिमेंट displaces another element from its compound, a displacement reaction happening, a displacement reaction occurs। ठीक है, तो in this reaction of zinc with copper sulfate, zinc is more reactive, in the reaction of zinc with copper sulfate, zinc is more reactive element than copper, thus it will displace copper from its compound। ठीक है, नेक्स्ट है बीकर 2। बीकर 2 भी दिया हुआ है, 4 बीकर बी। देयर इज नो रिएक्शन व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि कॉपर मोर रिएक्टिव है जी, तो अगर सिल्वर प्लस कॉपर सल्फेट डालें तो ये रिएक्शन नहीं शो करेगा, क्योंकि कॉपर यहाँ पे जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब
जो सिल्वर है ना, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर जो होता है नीचे आता है ना, सो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 करेंगे, 36 का फर्स्ट, ठीक है। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इलेक्ट्रिक पावर, it is the rate of doing work by an energy source। और इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड, द रेट एट विच electrical energy is dissipated or consumed in electric circuit, ठीक है। सो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो P इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई ना, तो I को रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा V बाई आर, V स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो P पावर है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, R रेजिस्टेंस है। P पावर है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। R क्या है, रेजिस्टेंस। सेकंड में क्या दिया है जी, मेन सप्लाई दिया है 220 वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालना है, ठीक है, वो 11 यूनिट है, ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। टाइम कितना दिया है, 5 आवर, टाइम T इक्वल टू 5 आवर्स, ठीक है ना। तो एज वी नो 1 किलोवाट इज इक्वल टू, तो ये स्टेटमेंट लिखना है तो लिख लो, एज वी नो that a 1 kilowatt hour is equivalent to 1 unit of electrical energy consumed by an electrical appliance, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम पावर इनटू टी होता है, ठीक है। तो कितना दिया था, 11 यूनिट ना, और पावर को निकालना है, टाइम दिया है 5। ये 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर होता है, पावर इनटू 5, किलो बोले तो 1000 वाट आवर, ये फी पावर इनटू 5, P इज इक्वल टू, तो ये कैंसिल कर लो, 5 से 5 10 0 0 2200 वाट आएगा, ठीक है। आवर कैंसिल हो गया, तो पावर का वैल्यू 2200 वाट आया, ठीक है। तो बी पार्ट में करंट कैलकुलेट करना, P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, तो I निकालना है, तो P अपॉन V, तो I आ जाएगा, पावर का वैल्यू आ गया 2200 डिवाइडेड बाय V कितना, 220 वोल्ट, कैंसिल करेंगे 10 एम्पियर आएगा।
तो रेजिस्टेंस भी निकालना है, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा C R इक्वल टू V बाई आई, V 220 I 10, तो R है 22 ओम। ठीक है, ये लिख लो, फिर नेक्स्ट करता हूँ। देखो उसका सेकंड पार्ट देखो B, सेकेंड पार्ट में क्या है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो ऑफ द मटेरियल इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले। ठीक है, तो ये रिलेशन बताना। तो रेजिस्टेंस R ऑफ कंडक्टर इन द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ एरिया A। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करो, R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो A क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है, और L क्या होता है, लेंथ। ठीक है, तो यहां से रो का फॉर्मूला क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो RA अपॉन L। तो रो क्या है जी, क्या है, रेजिस्टिविटी है ना, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बताता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यहां से क्लियर है। तो अगर मैं इसका यूनिट निकालूं रो का, तो क्या आएगा, R का यूनिट ओम, ठीक है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, ये ओम इनटू मीटर से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका यूनिट ओम इनटू मीटर आ गया, बराबर है। सेकंड पार्ट में इसका वैल्यू फाइंड करना है, लेंथ का वैल्यू 3 मीटर दिया है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 60 ओम दिया है, एरिया है 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। तो रो क्या आएगा, RA अपॉन L। तो रो का वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू 60, एरिया कितना, 4 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय लेंथ 3, तो ये 20 हो गया। रो इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻⁻7 ओम इंटू मीटर। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डजंट डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हें देखने में लग रहा हो कि रो जो है एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, लेकिन एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। तो इसका पॉइंट एक लिख लो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस does not depend on its length or area of cross section। ठीक है, it depend on the nature of the material, it depend nature of the material, depends on nature of material and temperature, hence there will be no change in the resistivity, hence there will be no change in resistivity। ठीक है, तो लेंथ और एरिया चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है। ठीक है, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो 34 में क्या है, डिफाइन होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन, why are the melting and boiling point of C4H8 higher than that of C3H6 and C2H4। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है ना। फर्स्ट देखो, होमोलोगस सीरीज, it is defined as, it may be defined as series of similarity constituted compound in which member possess similar chemical properties। ठीक है, सेम फैमिली का होता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है जी, सेम होता है। constituted compounds in which members
possesses similar chemical property, similar chemical characteristics, and two consecutive member differ in their molecular formula, by CH2. ठीक है, CH2 का डिफरेंस होता है ना, जैसे देखना है तो देख सकते हो। एल्केन का बताता हूँ। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, तो 1 डालोगे तो CH4 मिलता है, 2 डालोगे तो C2H6 मिलता है, तो दोनों में CH2 का डिफरेंस है ना, समझा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है C4H8 and C3H6 and C2H4 belong the same homologous series because of each differ by CH2. तो C4H8, C3H6 and C2H4 सब में डिफरेंस कितने का है जी? CH2 का, चेक कर लो, है ना। इसमें तो ये बिलोंग टू सेम फैमिली, बिलोंग टू सेम homologous series because each compound differs by CH2 units with preceding one, and ऐसे चालू करो, and each compound belong to same functional group, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा कार्बन इसका है ना C4H8 का, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। लिख लो, इन homologous series molecular masses of succeeding members are higher than the preceding member. ठीक है। As molecular mass increases, melting and boiling point also increases. As molecular masses increases, melting point and boiling point increases. समझा? So C4H8 have highest melting and boiling point. चलो लिख लो।